वेलकम बैक टू द चैनल। अब हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट 5 जो कि है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ठीक है, पिछले पार्ट में दैट इज पार्ट 4 में हमने डिस्कस किया था ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस। लाइफ प्रोसेसेस में जो अगला टॉपिक हम ले रहे हैं वो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि प्लांट्स में मूवमेंट कैसे होता है, क्योंकि इनके पास तो हार्ट है नहीं, इनका सर्कुलेटरी सिस्टम है नहीं, तो यहाँ पे कोई तो मैकेनिज्म होगा, कुछ तो ऐसा कंडक्शन सिस्टम होगा, तो उसके बारे में हम जानते हैं। तो आइए जाने क्या है कंडक्टिंग सिस्टम इन प्लांट्स। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो प्लांट्स में कंडक्टिंग टिश्यू है जो कि है जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, प्लांट्स में कंडक्टिंग टिश्यू है जो कि है जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, तो जाइलम जो है, देखिए भाई, जाइलम क्या है? जाइलम इज द कंडक्टिंग टिश्यू विच कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द टिप ऑफ द प्लांट। ठीक है, रूट से टिप ऑफ द प्लांट तक जो वेसल कैरी कर रहा है वाटर और मिनरल्स को, वो कहलाएगा जाइलम। ठीक है, जाइलम में मूवमेंट के लिए कोई एनर्जी का यूज नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत सारे फिजिकल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं जो अभी हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ मूवमेंट किसके इन्फ्लुएंस में हो रहा है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फिजिकल फोर्सेस। ठीक है, फिजिकल फोर्सेस के इन्फ्लुएंस के अंडर ये मूवमेंट हो रहा है। क्लियर? फाइन। और बेटा जाइलम में जो मूवमेंट है वो यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट है। ठीक है, कैसा मूवमेंट है? यूनिडायरेक्शनल, यानी कि सिर्फ और सिर्फ रूट से टिप पे जाएगा, वापस नहीं आएगा, यानी टिप्स रूट तक नहीं आएगा। ठीक, अब आइए इधर देखते हैं फ्लोएम में। तो फ्लोएम में क्या स्टोरी है? फ्लोएम में है कि इट इज कैरिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस में क्या प्रोडक्ट बनाता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू सुक्रोज एंड दैट इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द फ्लोएम। ठीक है, तो लीव से टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो यहाँ पे मूवमेंट जो है लीव से लेकर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक होगा। यहाँ एनर्जी का यूज होगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। यहाँ कंडक्शन में कौन सी एनर्जी खर्च होगी? एटीपी। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो मूवमेंट है, देखिए भाई, लीव से ऊपर भी प्लांट पार्ट्स है और लीव से नीचे भी प्लांट पार्ट्स है, तो यहाँ पे मूवमेंट क्या है? बाय डायरेक्शनल। क्या है? बाय डायरेक्शनल। क्लियर? यहाँ पे मूवमेंट क्या है? बाय डायरेक्शनल। क्लियर? तो आइए देखा जाए मूवमेंट कैसे कैसे होगा, कैसे फ्लोएम में मूवमेंट होगा, कैसे जाइलम में मूवमेंट होगा, ये सब देखते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, कैसे वाटर ट्रांसपोर्ट होने जा रहा है प्लांट्स में। ठीक है, तो दो प्रोसेसेस हैं जो वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहे हैं। पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और दूसरा है एसेंट ऑफ सैप। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मतलब सॉइल से या जो भी सोर्स है उससे वाटर पिकअप किया जाएगा बाय द रूट्स, एंड फिर रूट से लेकर उसको टिप तक पहुंचाने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है? एसेंट ऑफ सैप, यानी अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर। हम सैप वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि बेटा सिर्फ वाटर नहीं है, इसमें मिनरल्स भी मिक्स्ड है। ठीक है, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग द वर्ड सैप। सैप मीन्स वाटर प्लस मिनरल्स। नहीं तो अगर ये नहीं होता मिनरल्स तो हम सीधा क्यों वाटर नहीं बोल सकते थे? तो सैप इज वाटर प्लस मिनरल्स। ओके, तो इसी वजह से वी आर कॉलिंग इट सैप। याद करिए वैक्यूल्स में भी क्या स्टोर्ड होता है? सेल सैप। द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द वैक्यूल इज नोन एज सेल सैप। तो आइए देखा जाए पहला प्रोसेस कैसे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो रहा है। उससे पहले जो है एक जनरल समरी देख लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो जैसे आप ये देख सकते हो भाई कि ये जो मूवमेंट है सॉइल में से मिनरल्स, इनऑर्गेनिक आयंस एंड वाटर ऑल आर पिक्ड अप बाय द रूट्स। ठीक है, वाटर विल बी पिक्ड अप बाय ऑस्मोसिस, आयंस विल बी पिक्ड अप बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वो भी आपको बताऊंगी मैं। ये दोनों जो है अपवर्ड कंडक्ट होंगे और टिप तक जाएंगे बाय जाइलम। वाटर विल बी लॉस्ट बाय इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन। ठीक है, और रेस्ट जो भी वाटर है वो यूटिलाइज होगा इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो फूड है वो आप देखिए शुगर जो है लीफ वगैरह में प्रोड्यूस हुआ और लीफ से वो नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर भी जा रहा है, मतलब यहाँ पे मूवमेंट जो है वो बाई डायरेक्शनल है। लाइक शुगर कैन फ्लो बोथ वेज इन बिटवीन द शूट एंड द रूट। और ये शुगर बना कैसे? जब लाइट रेज इस पे फॉल हुई तो यहाँ पे क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में ये देखिए फोटोसिंथेसिस के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए था वो भी एटमॉस्फेयर से आ गया। शुगर बना
ऑक्सीजन जो भी वेस्ट था, जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर से प्रोड्यूस हुआ था, वो बाहर रिलीज हो गया। जिनको फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं याद है या नहीं समझ में आता है, तो आप हमारे चैनल पे जो वीडियो पड़ी हुई है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, उसको जाके देख लीजिए, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज है एटमॉस्फेयर से, वो भी जो हो रहा है, और रूट्स के थ्रू भी ये एक्सचेंज हो रहा है। रूट्स के थ्रू आप देखिए, ऑक्सीजन इज एंटरिंग द प्लांट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज मूविंग आउट ऑफ द प्लांट। ठीक, तो आइए देखा जाए एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट। ठीक है बेटा, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट कौन सा स्ट्रक्चर करेगा? रूट हेयर। ठीक है, रूट हेयर क्या है? इट इज एक्सटेंशन ऑफ द एपिडर्मल सेल्स, एक्सटेंशन ऑफ द एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट। ठीक है भाई, रूट के एपिडर्मिस में, जैसे मान लीजिए भाई ये रूट है, ठीक है, ये उसकी एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू में, है ना, जो एपिडर्मल टिश्यू है उसमें जो है सबसे बाहर वाला। ठीक है, आप देखिए इसी में जो सेल है वो इलोंगेट हो जाएगी और ये बना लेगी रूट हेयर। ये जो एक्सटेंशन हुआ है ये क्या है? रूट हेयर। तो जैसे आप एक सीडलिंग में देख सकते हैं, जब जर्मिनेशन हो रहा है तो रूट बनी, तो ये आपको साइड में जो वाइट स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? ये है रूट हेयर। ठीक है, ये है रूट हेयर। क्लियर? इस तरह से फाइन माइन्यूट आपको दिखाई देंगे। अब क्या लगता है इनका क्या पर्पस होगा? इनका पर्पस है, देखिए रूट अकेले कितना एब्जॉर्प्शन कर पाएगा, उसको हेल्प करने के लिए कोई तो चाहिए। तो इसका फंक्शन है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होने वाला है उसका रूट जो है अकेले मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर सकता, तो उसकी यूटिलाइजेशन को बढ़ाने के लिए, वाटर और मिनरल्स के सॉइल में से यूटिलाइजेशन को बढ़ाने के लिए जो है क्या प्रेजेंट है रूट सरफेस पे? रूट हेयर। ठीक, रूट हेयर कैसे स्ट्रक्चर्स हैं? यूनिसेल्यूलर, क्योंकि ये क्या है? एपिडर्मल सेल का एक्सटेंशन है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, एक ही एपिडर्मल सेल एक्सटेंड हो रही है, और फिर मतलब यहाँ पे मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं है। इट्स नॉट अ मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर, इट्स अ यूनिसेल्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या है ये? यूनिसेल्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, यूनिसेल्यूलर स्ट्रक्चर है ये। क्लियर? रूट हेयर। फाइन, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर आ गया। तो जैसे हम ये बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कर कौन रहा है? रूट हेयर। तो देखिए भाई एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का प्रोसेस जो है वो किसके थ्रू हो रहा है? किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है? ऑस्मोसिस। किस प्रोसेस के थ्रू? ऑस्मोसिस। ठीक है, अब जिनको नहीं याद आ रहा है ऑस्मोसिस क्या है या कब पढ़ा था, तो क्लास 9th में आपने सेल चैप्टर में ऑस्मोसिस पढ़ा था। नहीं याद है तो अगेन हमारे चैनल पे वीडियो है सेल चैप्टर क्लास 9th का, वहाँ जाके देख सकते हैं। वैसे क्या है ऑस्मोसिस? ये क्या है? मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल फ्रॉम, एक सेकेंड, मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर पोटेंशियल, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है ये भी बताया हो मैंने। अब देखिए ये मैंने लिखा हुआ है वाटर पोटेंशियल के लिए, ये मैंने क्या यूज़ कर दिया भाई, ये क्या लिख दिया है कि नहीं, है ना। तो ये समझिए क्या है, ये वर्ड जो है, ये जो अल्फ़ाबेट है, ये एक ग्रीक वर्ड है जिसको हम लोग कहते हैं साई। क्या पढ़ते हैं हम लोग? साई। ठीक, साई वर्ड इज मेंट फॉर पोटेंशियल, वी राइट इट एज, वी यूज इट फॉर राइटिंग पोटेंशियल। ग्रीक वर्ड है, तो अगर हमने साई डब्लू लिखा है इसका मतलब क्या है? वाटर पोटेंशियल। साई डब्लू मतलब वाटर पोटेंशियल। ठीक है, अब बेटा वाटर पोटेंशियल मतलब क्या हुआ?
वाटर पोटेंशियल मतलब हुआ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी ऑस्मोसिस वहाँ से होगा जहाँ वाटर का मॉलिक्यूल्स जो है वो ज़्यादा होगा और जाएगा किस तरफ, जहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो कम होगा, यानी फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल ऑस्मोसिस विल अकर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये रूट के अंदर जो है इनिशियली कोई वाटर नहीं है और ये सराउंडिंग जो है ये सॉइल है, ठीक है, ये सराउंडिंग स्ट्रक्चर क्या है, सॉइल, सॉइल में वाटर है, रूट में वाटर नहीं है जो रूट हेयर है, तो वाटर पोटेंशियल ज़्यादा किधर हुआ, सॉइल का हाई वाटर पोटेंशियल हुआ है ना, और रूट हेयर का कैसा वाटर पोटेंशियल हुआ, जो है लो वाटर पोटेंशियल हुआ। तो मूवमेंट बताओ भाई कहाँ से कहाँ होगा इस डेफिनेशन के हिसाब से, सॉइल से रूट हेयर, कहाँ होगा, सॉइल से रूट हेयर, पानी चला गया रूट हेयर में, यही है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ऐसे ही होगा। अब इसमें मिनरल्स की बात करी जाए तो अगर देखा जाए तो मिनरल्स जो हैं वो ज़्यादा वैक्यूल के अंदर है, जो रूट हेयर है उसके अंदर जो वैक्यूल उसमें मिनरल ज़्यादा हैं सॉइल के कंपैरिजन, फिर भी प्लांट को जो है सॉइल से ही मिनरल्स लेना है, तो यहाँ पे अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे हैं, ठीक है, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे हैं, और अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाते हुए जो है जब कोई भी चीज़ एब्जॉर्ब की जाती है या पुल की जाती है तो वहाँ एनर्जी खर्च करना पड़ता है, और ऐसे प्रोसेसेस जिसमें एनर्जी खर्च होती है उसको कहते हैं एक्टिव प्रोसेस। क्या कहते हैं, एक्टिव प्रोसेस। जैसे कि ऑस्मोसिस जो है वो एक पैसिव प्रोसेस है, ऑस्मोसिस इज अ पैसिव प्रोसेस, ठीक, जबकि एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स बाय रूट इज अ एक्टिव प्रोसेस, उसको हम लोग कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है वो ऑस्मोसिस के थ्रू हो रहा है, ऑस्मोसिस एक पैसिव प्रोसेस है, ठीक है, ऑस्मोसिस इज अ पैसिव प्रोसेस, क्लियर। जबकि मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन है, अगर बात करें मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन जो है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि सॉइल में मिनरल जो है वो ज़्यादा है और कम है, और रूट हेयर में जो है ये ज़्यादा है, ठीक है, सॉइल में मिनरल कम है, रूट हेयर में ज़्यादा है, तो जो है मूवमेंट फिर भी कहाँ से कहाँ हो रहा है, फिर भी सॉइल से रूट हेयर की तरफ हो रहा है, इसलिए हम लोग ऐसे मूवमेंट को क्या बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोला जाएगा भाई, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे एनर्जी का खर्च होगा, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी का खर्च होगा, ठीक है। तो मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में एनर्जी का खर्च होगा, वाटर के एब्जॉर्प्शन में एनर्जी का खर्च नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे ऑस्मोसिस के थ्रू हो रहा है जो कि एक पैसिव प्रोसेस है। मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू हो रहा है जो कि एक एक्टिव प्रोसेस है, यहाँ पे एटीपी का एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। तो जो है आप जैसे देख सकते हैं कि प्लांट ने वाटर भी पिकअप कर लिया और मिनरल भी पिकअप कर लिया। अब क्या बारी है, इसको आगे बढ़ाना है ना, इसको आगे फॉरवर्ड मूव कराना होगा। तो अब ये एब्जॉर्प्शन के बाद जो अगला प्रोसेस था ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में वो आएगा एसेंट ऑफ सैप, ठीक है, एसेंट ऑफ सैप। तो देखिए बेटा एसेंट ऑफ सैप जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कोई भी एनर्जी खर्च नहीं हो रही, लेकिन फिजिकल फोर्सेस लग रहे हैं, फिजिकल फोर्सेस के इन्फ्लुएंस के अंडर जो है ये होगा, फिजिकल फोर्सेस के इन्फ्लुएंस के अंडर ये एसेंट ऑफ सैप होगा, ठीक है। और ये हो किस में रहा है, जाइलम में होगा, ठीक है, किस में हो रहा है, जाइलम में। तो आइए एक एक करके इन फोर्सेस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो फोर्स है वो है रूट प्रेशर। रूट प्रेशर है क्या चीज, रूट प्रेशर बेटा एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। क्या है ये, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। रूट प्रेशर इज अ
हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक, इसको आप लोग जो है ऑस्मोटिक प्रेशर भी समझ सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, आप इसको वो समझ लीजिए। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब भाई ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है कि भाई इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। किसी भी सोल्यूशन में कितने सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखिए, अगर किसी सोल्यूशन में जो है, अब जैसे वहाँ वाटर पोटेंशियल के लिए हमने साई W लिखा था, तो यहाँ हम लोग सॉल्यूट के लिए क्या लिख सकते हैं? साई S। क्या लिख सकते हैं? साई S। तो देख लीजिए, अगर किसी सोल्यूशन में साई S ज़्यादा है तो उसका OP क्या होगा? लो। OP मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, तो इसका मतलब इसका रूट प्रेशर भी क्या होगा? लो। ठीक है, रूट प्रेशर भी क्या हो जाएगा? लो। यानी साई S जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड है टू OP एंड RP। ठीक है, यानी अगर किसी जगह पे सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ता है, यानी सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, तो उस जगह का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा? कम। क्या हो जाएगा? कम। आ रही है बात समझ में? ठीक, तो देखिए, अब ये तो बातें इधर उधर की हो गई, रूट प्रेशर की बात कर रहे थे। तो रूट प्रेशर बेटा जो है, आप देखिए जहाँ पे सॉल्यूट मॉलिक्यूल ज़्यादा हुए वहाँ रूट प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो जो है इस वजह से आप देखिए रूट प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे तो सिंपल ऑस्मोसिस के थ्रू ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, है ना। ये प्लाज्मोडेस्माटा जो है ये कनेक्शंस है दो सेल्स, एडजेसेंट सेल्स के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे रूट हेयर ने वाटर एब्जॉर्ब किया था तो यहाँ हाई वाटर हो गया था, यहाँ पे कम था तो अब वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो गया? एपिडर्मिस टू कॉर्टेक्स। अब कॉर्टेक्स में हाई हो गया भाई, तो एंडोडर्मिस में कम है, तो वाटर कहाँ से कहाँ चला जाएगा? कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस में। एंडोडर्मिस में हाई हो गया, पेरीसाइकिल में कम है, तो कहाँ चला जाएगा? पेरीसाइकिल में। और पेरीसाइकिल से चला जाएगा जाइलम में। तो ये जो रूट प्रेशर है, इसी सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन को ध्यान में रखते हुए, जहाँ वाटर ज़्यादा हो रहा है रूट प्रेशर बढ़ता जा रहा है, रूट प्रेशर बढ़ रहा है तो वाटर का अपवर्ड कंडक्शन हो रहा है। ठीक, क्लियर? ये वाटर का मूवमेंट हो गया तो भाई यहाँ वाटर बढ़ गया तो यहाँ पे रूट प्रेशर भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा। अब वाटर आगे बढ़ेगा, इसी प्रेशर के इन्फ्लुएंस में वाटर आगे बढ़ता रहता है। अब देखिए, रूट प्रेशर जो है इट कैन ट्रांसपोर्ट वाटर ओनली अप टू स्मॉल हाइट्स, यानी सिर्फ छोटे पौधों में ही पॉसिबल है रूट प्रेशर। ठीक है, कैन ट्रांसपोर्ट वाटर ओनली अप टू स्मॉल हाइट्स, यानी सिर्फ गमले में लगे हुए पौधे, हर्ब्स, श्रब्स, इन सब में जो है रूट प्रेशर कंडक्शन के लिए सफिशिएंट है। बड़े बड़े पेड़ों में रूट प्रेशर से कोई काम नहीं चलेगा, उसमें और भी फिजिकल फोर्सेस होंगे जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए, हाई रूट प्रेशर जो है यहाँ पे आप देखेंगे ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग। ठीक है, मॉर्निंग्स और इवनिंग्स में जो है आप देखेंगे रूट प्रेशर ज़्यादा होता है। इसका क्या रीज़न है भाई? देखिए, सुबह और शाम में धूप नहीं होती, जिसके कारण इवेपोरेशन नहीं होता। तो जब इवेपोरेशन नहीं होता तो वाटर का लॉस नहीं हो रहा है, तो वो सारा पानी कहाँ है? पौधे में ही है। यानी वाटर कॉन्सेंट्रेशन जो है या वाटर पोटेंशियल जो है वो प्लांट में जो है ज़्यादा है। तो हाई वाटर पोटेंशियल मतलब हाई रूट प्रेशर, है ना। तो इस वजह से मॉर्निंग और इवनिंग में पानी ज़्यादा होने की वजह से, इवेपोरेशन कम होने की वजह से पानी ज़्यादा है, पानी ज़्यादा होने की वजह से रूट प्रेशर ज़्यादा है। दोपहर में कहानी बदल जाती है, दोपहर में ट्रांसपीरेशन होने लगता है, तो ट्रांसपीरेशन की वजह से वाटर लॉस हो गया। अब वाटर लॉस हो गया तो प्लांट में ज़्यादा क्या बच गया? सॉल्यूट। तो सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ गया तो रूट प्रेशर कम हो गया। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे हाई रूट प्रेशर जो है मॉर्निंग और इवनिंग में होता है, इसलिए आप एक फिनोमेना देखोगे, उसको कहते हैं गटेशन। ठीक है, गटेशन। आइए जरा गटेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है गटेशन? देखिए, गटेशन जो है ये है लॉस ऑफ वाटर
इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, फाइन। अब ये लॉस जो है वाटर, देखिए ट्रांसपिरेशन से कैसे डिफरेंट है ये हम लोग देखा जाएगा, ठीक। अभी ये समझ लीजिए यहाँ पे वाटर का लॉस जो है ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हो रहा है, और ये कहाँ से हो रहा है, इट इज लॉस्ट या इट टेक्स प्लेस फ्रॉम द मार्जिन्स ऑफ द लीफ, ठीक है, मार्जिन्स ऑफ द लीफ। देखिए लीफ के मार्जिन्स पे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जिसको कहते हैं हाइडाथोड्स, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं जो गटेशन में लॉस ऑफ वाटर को सब्सटैंशिएट कर रहे हैं। ये जो लॉस हो रहा है यहीं से हो रहा है, ठीक है। तो आप देखा करेंगे अक्सर जब सुबह या शाम कभी आप बाहर निकले तो आपके जो पौधे हैं उनके मार्जिन्स में छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स लगे, टच करते तो पानी सारा नीचे टपक आ जाता है। सुबह उठिए, बाहर निकलिए तो आपको ये सब दिखाई देगा। तो अर्ली मॉर्निंग जगिए, फ़ोन ना चलाएं और बाहर निकले तो ये आपको गटेशन जो है उस टाइम आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। ऐसे लीफ के मार्जिन पे वाटर ड्रॉपलेट्स लगे रहते हैं क्योंकि लीफ के ही मार्जिन पे प्रेजेंट है स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं हाइडाथोड्स। अब ये गटेशन जो है हाई ड्यूरिंग, क्या कहते हैं, ये ऑब्जर्व ड्यूरिंग, ये ऑब्जर्व्ड एट मॉर्निंग और इवनिंग, क्योंकि बिकॉज इस टाइम पे क्या होता है, रूट प्रेशर इज हाई, इस पॉइंट पे रूट प्रेशर जो है वो ज़्यादा है। तो बेटा क्या हुआ गटेशन में कि जब रूट प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया तो सॉइल ने बहुत सारा पानी जो है सॉइल से बहुत सारा पानी पिकअप हो गया रूट्स के द्वारा। इतना चाहिए नहीं था और रख लिया। जैसे मान लीजिए कि किसी दावत में गए, है ना, और नहीं खाना था तो भी खा लिया, तो अब वो कहाँ जाएगा खाना, बाहर आएगा वॉमिटिंग के फॉर्म में, है कि नहीं भाई, बात गंदी है लेकिन है। तो अब आप देखो यहाँ पे भी प्लांट्स को इतना पानी चाहिए नहीं था लेकिन रूट प्रेशर ज़्यादा था तो पिकअप कर लिया। अब पिक कर लिया तो क्या करे, बाहर निकलेगा ना, उसी को कहते हैं गटेशन, उस लॉस को कहते हैं गटेशन। तो रूट प्रेशर बढ़ने की वजह से बहुत एक्सेस ऑफ वाटर पिक कर लिया गया और वो एक्सेस ऑफ वाटर लॉस हुआ मॉर्निंग और इवनिंग में जब रूट प्रेशर ज़्यादा था, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज गटेशन, ठीक है। इवनिंग और मॉर्निंग में क्यों गटेशन हो रहा है, क्योंकि इस टाइम पे जो है यहाँ पे रूट प्रेशर हाई है, क्योंकि इस टाइम पे वाटर पोटेंशियल भी क्या है, हाई इस टाइम पे, क्योंकि वाटर लॉस ड्यू टू इवेपोरेशन इज लेस, ठीक है। इस टाइम पे जो वाटर लॉस है इवेपोरेशन की वजह से वो क्या है, लेस, ठीक है। तो गटेशन इज अ फिनोमेना टेकिंग प्लेस ड्यू टू रूट प्रेशर। तो रूट प्रेशर क्लियर हो गया। रूट प्रेशर कुछ भी नहीं है, सिंपल जो है सॉल्यूट पोटेंशियल या वाटर पोटेंशियल को देखते हुए फॉरवर्ड मूवमेंट है, और सिर्फ छोटे प्लांट्स में पॉसिबल है, अप टू लिमिटेड हाइट तक ही ट्रांसपोर्ट कर सकता है, क्योंकि ये वाटर पोटेंशियल बहुत हाई कॉलम तक पॉसिबली नहीं जाएगा, ठीक है, मेंटेन नहीं रह पाता वो ग्रेडियंट, ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट उस हिसाब से मेंटेन नहीं रह पाता। तो इस वजह से जो है ये ओनली अप टू लिमिटेड हाइट पे जाएगा। टॉल ट्रीज में रूट प्रेशर इज नॉट सफिशिएंट, क्लियर। अब आगे देखा जाए, अगला जो फिजिकल फोर्स है वो है कैपिलरी एक्शन, ठीक है। क्या है वो, कैपिलरी एक्शन, ठीक है। तो कैपिलरी एक्शन में क्या हो रहा है, देखिए कैपिलरी यहाँ पे क्या है, अब जाइलम में वाटर एंटर कर चुका, पेरीसाइकिल के आगे जाइलम, ठीक, जाइलम में वाटर एंटर कर गया, वहाँ पे द वेसल्स विच आर कंडक्टिंग द वाटर आर वेरी थिन, थिन है वेसल्स, है ना, वेसल्स बहुत थिन है यहाँ पे। तो वेसल्स का वॉल्यूम जो है वो क्या है, कम, इस वजह से इसमें प्रेशर क्या है, ज़्यादा, ठीक है। तो वो कैपिलैरिटी कहलाता है या कैपिलरी फोर्स कहलाता है कि कैपिलरीज का वॉल्यूम बहुत कम है, इस वजह से उसमें रहने वाला जो प्रेशर है वो क्या है, ज़्यादा। तो ये हाई प्रेशर में जो लिक्विड है, जो वाटर है, वो अपने कॉलम में ऊपर पुल होगा, ठीक है। तो अंडर दिस हाई प्रेशर, अंडर दिस हाई प्रेशर
water moves up in the column, ठीक है, water moves up in the column, ठीक है, उस कॉलम में ऊपर राइज करेगा। अब यहाँ पे दो फोर्सेस और एक्ट करते बेटा, एक है कोहेसिव फोर्स, एक है एडहेसिव फोर्स। ये कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स जो है एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन कैपिलरी एक्शन एंड ट्रांसपिरेशन, जो अभी अगला हम पढ़ने वाले हैं। देखो कोहेसिव फोर्स आप थोड़ा सा पढ़े भी होंगे शायद फिजिक्स में या किसी और सब्जेक्ट में, कि अब किसी और में मतलब हिंदी इंग्लिश में नहीं, साइंस में ही। क्या है कोहेसिव? कि वाटर मॉलिक्यूल का दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से अट्रैक्शन, ये क्या होता है? कोहेसिव फोर्स। और एडहेसिव फोर्स क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल का सरफेस, किसी भी सरफेस से अट्रैक्शन जो है वो क्या कहलाता है? एडहेसिव। ठीक, यानी मान लीजिए कि कोई कंटेनर है, उसमें उस कंटेनर के जो साइड्स हैं या सरफेसेस हैं उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल स्टिक हो जाता है, तो वो किस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर की वजह से होता है? वाटर मॉलिक्यूल की किस प्रॉपर्टी की वजह से? एडहेसिव फोर्स, ठीक है, और एडहेसिव प्रॉपर्टी भी, ठीक है। और अगर एक वाटर मॉलिक्यूल जो है दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से अटैच्ड है तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये कोहेसिव प्रॉपर्टी है, और ये जो फोर्स है ये है कोहेसिव फोर्स, ठीक है। तो जो है कैपिलरी एक्शन में क्या हो रहा है कि जो कैपिलरी है, जो पतली कैपिलरी है, इसमें बेटा जो है वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से स्टिक्ड हैं, ठीक है, एकदम स्टक हैं यहाँ पे इस तरह से करके इस कैपिलरी में। तो आप देखिए ये क्यों हो रहे हैं? कोहेसिव फोर्स की वजह से, ठीक है, या कोहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ वाटर की वजह से। और सरफेस ऑफ द कैपिलरी से भी स्टक है बिकॉज ऑफ द एडहेसिव फोर्स ऑफ द एडहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। तो कैपिलरी एक्शन में दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, कोहेसिव फोर्सेस एंड एडहेसिव फोर्सेस। ठीक, कोहेसिव फोर्स क्या है? वाटर मॉलिक्यूल टू वाटर मॉलिक्यूल की स्टिकिंग है, और एडहेसिव फोर्स क्या है? वाटर मॉलिक्यूल और सरफेस की स्टिकिंग है। ठीक, अब यहाँ पे जैसे बताया कि वॉल्यूम कम रहता है कैपिलरी में तो प्रेशर हाई रहता है, और इन्हीं दो फोर्सेस की वजह से वाटर कॉलम जो है वो राइज करेगा। ठीक है, अब ये भी सफिशिएंट नहीं है, इस वजह से जो मेजर फोर्स आता है वो है ट्रांसपिरेशनल पुल। ठीक है, ट्रांसपिरेशनल पुल। अब देखो बेटा, ट्रांसपिरेशनल पुल और कैपिलरी एक्शन जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि दोनों, डिफरेंस क्या है, मतलब एक की वजह से दूसरा हो रहा है। ठीक है, तो देखिए आइए रिलेशन देखा जाए क्या है। ट्रांसपिरेशनल पुल में पहले तो थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि ट्रांसपिरेशनल लॉस कैसे हुआ। ये जो हमने देखा हुआ है आपके ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कि सरफेस ऑफ द लीफ गेट्स हीटेड अप and which converts the water present in the leaf into vapor, and through the air spaces present in the leaf they leave out of the leaf। ठीक है, अब बहुत सारे इसमें लीव हो गया बहुत सारा। देखिए जो लीफ सरफेस है, जब सनलाइट पड़ेगी उस पर तो उसमें जो भी पानी है वो हीट अप हो जाएगा, हीट होके वो एस्केप करने की कोशिश करेगा। तो एयर स्पेसेस के होते हुए जब फोटोसिंथेसिस के लिए स्टोमेटा खुलेगा तो ये जो वेपर बने थे हीट होने की वजह से, वाटर वेपर, ये बाहर निकल जाएंगे। तो ट्रांसपिरेशन इज अ नेसेसरी इवल, ये होगा ही होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए स्टोमेटा खुलेगा ही खुलेगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए स्टोमेटा विल ओपन, ठीक है, एंड दिस ओपनिंग विल गिव अ चांस टू द वाटर मॉलिक्यूल टू एस्केप। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन तो हो गया। अब आप ये देखो शुरू से लेकर लास्ट तक कि ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर पिकअप हुआ था। वाटर ये देखिए कैपिलरी एक्शन में ऊपर जा रहे हैं, है ना, यहाँ कैपिलरी एक्शन हो रहा है, फाइन। अब देखिए मान लीजिए कि ये आपका जो है कंडक्टिंग वेसल है और ये उसमें लगे हुए वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये उसमें लगे हुए आपके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक, अब इवेपोरेशन हो गया और आपके लेट से दो मॉलिक्यूल जो है वो एस्केप कर गए, ऊपर के दो मॉलिक्यूल जो है वो एस्केप कर गए, है ना, एस्केप हो गए भाई। तो ये वाटर कॉलम में, ये वाटर कॉलम जो है इसमें ऊपर की जगह खाली हो गई कि नहीं हो गई? हो गई ना, है ना।
अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी ऑफ वाटर जो है इसको ऊपर पुल करेगा? अडहेसिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? अडहेसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि सरफेस से अटैच रहना है ना भाई, अपने को तो सरफेस से अटैच रहना है वाटर को, तो क्या करेगा ये वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब इनको नंबर दे दे ताकि समझने में आसानी हो, 1 2 3 4 5 6। तो जो वाटर मॉलिक्यूल नंबर 1 है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। ये भाई यहाँ चले गए, यहाँ हो गए, ठीक है। अब ये जो 1 की जगह थी ये खाली हुई कि नहीं, और 1 को अटैच रहना है 2 से, है कि नहीं? 1 को अटैच रहना है 2 से, समझ में आ रही है बात? 1 को अटैच रहना है 2 से, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, 2 वाला जो है वो 1 के पास शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी? कोहेसिव। 2 जाएगा तो फिर 3 को भी फिर जाना पड़ेगा, तो 2 के पीछे 3, 3 के पीछे 4। इस तरह करते करते आप देखोगे कि ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक एक करके ऊपर चले जाएंगे, ठीक। चलिए चले गए। अब आप यहाँ पे देखोगे कि नीचे जो है वाटर कॉलम अब खाली हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। अब यहाँ पे वाटर कॉलम बेटा खाली हो गया है कि नहीं? तो ये नीचे की जो 2 जगह खाली हुई है ये कहाँ से फिल होगी? ऑस्मोसिस। रूट हेयर विल पिक अप द वाटर, ठीक। तो ऊपर से पानी का मॉलिक्यूल निकलता जाएगा, नीचे से रूट हेयर उसको पिक करता जाएगा। अब अगर सॉइल में पानी की कमी हो गई तो पौधे में भी पानी की कमी होगी, क्योंकि वो लॉस ऑफ वाटर कैसे रिप्लेस होगा, उसको कैसे फुलफिल किया जाएगा वापस से, ठीक है। तो वो लॉस ऑफ वाटर को सफाइस कौन करेगा अगर सॉइल में वाटर नहीं है? इसलिए पौधों को पानी डालते समय मैंने अक्सर लोगों को देखा है पाइप लेके आधा घंटा 1 घंटा जो है पौधों की पत्तियों पे पानी दे रहे कि जैसे खुद क्लोरोप्लास्ट जो है सारा पानी पी लेगा। ऐसा नहीं होता है। आप मिट्टी को पानी दीजिए, रूट के पास अपना खुद का सिस्टम है, प्लांट्स ने खुद का कंडक्शन सिस्टम बनाया है। आपको सीधे उसके मुंह में पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मिट्टी को पानी दीजिए, ठीक है, वो अपना कर लेगा काम, है ना। उसको वो स्पून फीडिंग की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये जो है वाटर ये कहाँ से रिप्लेस होगा? बाय ऑस्मोसिस, ठीक है। तो आप देखिए एक लगातार वाटर कॉलम बना है, ऊपर से ट्रांसपीरेशन के थ्रू लॉस हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स एडहेसिव प्रॉपर्टी की वजह से ऊपर खिसके सरफेस अटैच होने के लिए, बाकी पीछे वाले कोहेसिव प्रॉपर्टी की वजह से ऊपर खिसके, क्योंकि उनको एक मॉलिक्यूल से आपस में अटैच रहना है, अकेले नहीं रहेंगे, ठीक है। तो वो ऊपर खिसक गए, अब नीचे जगह खाली हो गई, तो नीचे की जगह को भरने के लिए फटाफट सॉइल से वाटर जो है वो पिक किया जाएगा। तो देखिए ट्रांसपीरेशन ओवरऑल इतना बुरा है नहीं, है ना। हायर प्लांट्स में जो टॉल ट्रीज हैं वहाँ पे कंडक्शन के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो है ट्रांसपीरेशनल पुल। ट्रांसपीरेशन नहीं होगा तो सॉइल से वाटर पिकअप कैसे होगा ऊपर तक, है ना। तो टॉल ट्रीज में रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर इन टॉल ट्रीज। तो आप देखिए अगर इस डायग्राम में, तो ये जैसे वाटर लॉस हुआ तो इट इज क्रिएटिंग अ पुल। ये कैपिलरी एक्शन की वजह से वाटर ऊपर जा रहा था कॉलम में, तो एडहेशन एंड कोहेशन मेक्स द कॉलम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ये ऊपर जा रहे हैं, एक कॉलम बना है कैपिलरी एक्शन की वजह से। और अब जो नीचे जगह खाली हुई तो ऑस्मोसिस इज पुशिंग द वाटर टू द रूट हेयर, यहाँ पे, ठीक। जगह खाली हुई, फटाफट सॉइल से वाटर मॉलिक्यूल लिया गया और ऊपर चला गया। आ रही है बात समझ में? तो 3 फिजिकल फोर्सेस हैं जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में इन्वॉल्व है, रूट प्रेशर, कैपिलरी एक्शन एंड ट्रांसपीरेशनल पुल। रूट प्रेशर इज नॉट सफिशिएंट टू ट्रांसपोर्ट वाटर इन टॉल ट्रीज। तो फिर आते हैं कैपिलरी एक्शन और ट्रांसपीरेशनल पुल, दोनों रिलेटेड है। कैपिलरी एक्शन एक वाटर कॉलम बना देता है और उस वाटर कॉलम को मेंटेन रखने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ट्रांसपीरेशनल पुल लॉस करेगा वाटर का और वाटर ऊपर पुल होकर आएंगे, ठीक है। आ रही है बात समझ में? हो गया वाटर ट्रांसपोर्ट। अब आते हैं खाने की बारी है। पानी तो चला गया भाई, खाना कैसे पहुंचेगा हर जगह, ठीक है। तो अब आते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। देखो भाई ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं बोल रहे हैं, ट्रांसलोकेट क्यों बोल रहे हैं? ट्रांसपोर्ट हुआ कि यहाँ से वहाँ चला गया, अब वापस नहीं आ रहा है। ट्रांसलोकेट मतलब चला गया, जब जरूरत पड़ेगी तो वापस भी आ जाएगा, मतलब लोकेशन जो है वो ट्रांसफरेबल है, जा रहा है, आ रहा है, ऐसा लगातार चलेगा। तो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड जो है वो किसके थ्रू हो रहा है? फ्लोएम के रास्ते हो रहा है। और फ्लोएम में मूवमेंट जो है वो बाई डायरेक्शनल है।
फ्लोएम का थोड़ा स्ट्रक्चर जान लें, वैसे तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है 9th क्लास में। तो ये देखिए, ये सीव ट्यूब एलिमेंट है, ये सीव प्लेट है, ये उसके साथ लगी हुई बगल में जो है कंपेनियन सेल है। कौन सी सेल है? कंपेनियन सेल। देखो भाई, कंपेनियन सेल का नाम देखो, कंपेनियन मतलब क्या होता है? जो आपके साथ रहे हमेशा, है ना, कंपनी देता रहे हमेशा। तो कंपेनियन सेल हमेशा सीव ट्यूब एलिमेंट या सीव सेल्स के साथ कंपनी में रहते हैं, ठीक है, उनके साथ में ही रहते हैं। ये साथ में रहने का देखिए यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा रीज़न जो है ये अफेक्शन वाला नहीं है। यहाँ रीज़न ये है कि सीव ट्यूब एलिमेंट जो है, जो सेल्स हैं सीव ट्यूब सेल्स, इनके पास खुद का न्यूक्लियस नहीं है। तो अपना जब न्यूक्लियस नहीं है तो इनको सारा इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा? कंपेनियन सेल के थ्रू। इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, तो इनको ट्रांसपोर्ट के लिए तो एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी कहाँ से आएगा? कंपेनियन सेल के माइटोकॉन्ड्रिया से। तो कुल मिलाकर ये मजबूरी में रह रहे हैं बेचारे, क्योंकि इनके पास जो चाहिए वो है नहीं, और जो जो इनको चाहिए वो सब कंपेनियन सेल के पास है। तो सारा मटेरियल इनके यूज़ का कंपेनियन सेल के रास्ते इनको मिलेगा, ठीक है। तो अब ये कंडक्शन में देखा जाए तो यहाँ पे जो कंडक्टिंग एलिमेंट है वो है सीव ट्यूब एलिमेंट। मूवमेंट जो होगा वो इस सीव ट्यूब में होगा, और इसको जो भी रिक्वायर्ड एनर्जी है या जो भी न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन इसको चाहिए वो कहाँ से मिलेगा? कंपेनियन सेल के पास से। इनके पास जो सीव ट्यूब सेल्स हैं, नो न्यूक्लियस, ठीक है, नो माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है। फाइन। तो आइए देखा जाए कैसे हो रहा है ट्रांसलोकेशन। तो बेटा ये देखिए, एक हाइपोथेसिस है जो ट्रांसलोकेशन को समझाती है, उसको कहते हैं मास फ्लो हाइपोथेसिस, ठीक है, मास फ्लो हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जो है ये मास फ्लो वाली, ये क्या कहती है? इसको दिया था एक जर्मन साइंटिस्ट थे, ई मंच, अर्नेस्ट मंच नाम था, 1930 में, 1930 में मास फ्लो हाइपोथेसिस दिया था अर्नेस्ट मंच ने। क्या बोला उन्होंने कि यहाँ पे जो है ये सोर्स सेल है। सोर्स सेल मतलब जिसने खाना बनाया, ठीक है। सोर्स सेल जो है वो लीफ में है, भाई क्लोरोप्लास्ट में खाना बना है ना, ग्रैना में, एक्सक्यूज मी। तो ये जो है यहाँ पे फूड आ गया, ठीक है। ये सोर्स सेल जो है अपना फूड यानी शुगर जो है, ये देखिए किस में उसने डाल दिया? फ्लोएम में। किस में डाल दिया उन्होंने? फ्लोएम में, ठीक है। तो आप देखिए जैसे यहाँ पे फ्लोएम में डाल दिया इन्होंने, ठीक है। अब ये देखिए थोड़ा सा वाटर भी गया है। देखिए क्यों वाटर गया है बेटा? वाटर इसलिए भी गया है क्योंकि जब सिर्फ फूड डाल दिया जाएगा तो यहाँ का साई एस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं जाएगा। डाल दिया ना तो साई एस बढ़ गया, तो बगल में ही जाइलम भी चल रहा है, दिख रहा है आपको? पैरेलल ही जाइलम भी है। तो जब इसका साई एस बढ़ जाएगा तो जाइलम लगातार पानी किसको दे रहा है? लीफ में। और लीफ में वाटर पोटेंशियल क्या है? ज़्यादा। सॉल्यूट पोटेंशियल क्या है? कम, है ना। यहाँ सॉल्यूट पोटेंशियल फ्लोएम में क्या हो गया? ज़्यादा। और बगल में, और इसका वाटर पोटेंशियल क्या हो गया? कम, है कि नहीं? फ्लोएम में साई एस बढ़ गया और साई डब्ल्यू जो है वो क्या हो गया? कम हो गया, है ना। तो इसी वजह से सोर्स सेल ने पानी और डाल दिया इसमें। देखिए शुगर भी इन्होंने डाला, जब शुगर डाल दिया तो इसका साई एस बढ़ गया, साई डब्ल्यू कम हो गया, तो इन्होंने जो है वाटर भी डाल दिया, ठीक। अब देखिए फ्लोएम में इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ फूड का मूवमेंट हो रहा है, वाटर का भी, थोड़ा बहुत वाटर का भी मूवमेंट हो रहा है। तो जो सोर्स सेल है वो क्या है? लीफ। अब वाटर मूव करेगा फ्लोएम में, मूव करके इसी पोटेंशियल ग्रेडियंट की वजह से आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। और एनर्जी जो मूवमेंट के लिए है यहाँ पे आ रही है फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द कंपेनियन सेल। इट इज कमिंग फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द कंपेनियन सेल। अब ये मूव करके उस सेल में आएगा जो कि है सिंक सेल। कौन सा सेल है? सिंक सेल। सिंक सेल बेसिकली बेटा जो है अक्सर क्या होता है? स्टोरेज ऑर्गन्स, स्टोरेज ऑर्गन, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी के रूट में फूड स्टोर हो रहा है जैसे कि स्वीट पोटैटो, किसी के स्टेम में फूड स्टोर हो रहा है जैसे कि पोटैटो, है ना, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए? ये हो गए आपके सिंक सेल। सोर्स सेल वो है जो फूड मूवमेंट हो रहा है सोर्स टू
सिंक, ठीक है, सोर्स टू सिंक, ठीक है। तो सिंक में फूड क्या हो रहा है, स्टोर। सोर्स में फूड आया सुक्रोज के फॉर्म में और सिंक में स्टोर हुआ इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है, स्टोर हुआ इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, वहां स्टोर कर दिया जाएगा। भाई आलू तो स्टार्च का ही सोर्स है ना, तो स्टोर हो गया। अब यहाँ पे जो है सिंक सेल में शुगर कम होगा, फ्लोएम में शुगर ज्यादा होगा, तो ये इसमें डाल दिया जाएगा, ठीक। जब डाल दिया गया तो इसमें जो है वाटर कम हो गया, फ्लोएम में वाटर ज्यादा हो गया। भाई जब शुगर दे दिया तो पानी बच गया कि नहीं बच गया फ्लोएम के पास, और जब सिंक ने सारा फूड ले लिया तो उसके पास पानी कम हो गया कि नहीं हो गया। तो ये वाटर जो फ्लोएम में था ये निकल कर कहाँ चला जाएगा, सिंक सेल में। अब सिंक सेल में पानी ज्यादा हो गया है और जाइलम में कम हो गया है, तो ये सिंक से निकलकर वापस जाइलम में चला जाएगा। तो जाइलम से ही पानी आया भी था और वापस लौट के जाइलम में चला गया, ठीक है। ये तो बात हो गई। अब मान लीजिए ऐसा सीजन आया, ठंड का सीजन आ गया, पतझड़ का मौसम आ गया, बैरन मौसम आ गया, है ना, जिसमें बारिश नहीं हुई, कुछ फूड नहीं बन पाया, फोटोसिंथेसिस नहीं बन पाया, तो अब प्लांट कैसे जिंदा रहेगा। वो खाना खा के जो उसने स्टोर किया था, कहाँ स्टोर किया है, सिंक में। तो बेटा अब ऐसे मौसम में सिंक विल बिकम द सोर्स एंड सोर्स विल बिकम द सिंक। इसीलिए फ्लोएम में मूवमेंट जो है वो बाई डायरेक्शनल है, कि जो आज सोर्स है वो कल सिंक बन सकता है और जो आज सिंक है वो कल सोर्स बन सकता है। इसीलिए जो है देखिए एवरीथिंग इज नॉट परमानेंट, ठीक है, नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग की तो बात ही छोड़ो। तो ये सोर्स और सिंक भी परमानेंट नहीं है, जो आज दे रहा है कल उसी को जरूरत पड़ी तो वो उसी से ले रहा है जिसको उसने दिया था, है ना। तो जो मौसम सही वाले समय में सोर्स है वो सिंक बन जाएगा और सिंक जो है वो सोर्स बन जाएगा। तो ड्यूरिंग एक्सट्रीम कंडीशन, ठीक है, एक्सट्रीम कंडीशन जो है सोर्स बिकम्स सिंक एंड सिंक बिकम्स एंड वाइस वर्सा, ठीक है, वाइस वर्सा। क्योंकि अब यहाँ पे फूड ज्यादा है और इस बेचारे के पास फूड नहीं है, लीफ के पास बनाने की जगह ही नहीं है। भाई ना धूप मिल रही है ना, भाई ठंड का मौसम आ गया, धूप ही नहीं आ रही, तो यहां से खाना चल के वहां चला जाएगा, ठीक है। इतना जानिए कि ट्रांसलोकेशन ऑफ फ्लोएम में क्या हुआ, सोर्स यानी लीफ सेल ने अपना बनाया हुआ खाना फ्लोएम में डाल दिया, जिसकी वजह से फ्लोएम का सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ गया, तो जाइलम के रास्ते थोड़ा बहुत पानी जो है वो फ्लोएम में आ गया टू मैनेज द वाटर पोटेंशियल। अब कहानी आगे बढ़ी, मूव करके ये बेचारे पहुंच गए सिंक तक। सिंक में उन्होंने सिंक सेल यानी जो स्टोरेज सेल है उनको इन्होंने फूड पहुंचा दिया। जब फूड दे दिया तो इनका वाटर पोटेंशियल बढ़ गया और जिसने फूड ले लिया यानी सिंक सेल ने, उसका वाटर पोटेंशियल कम हो गया। तो अब ये अपना वाटर भी निकालकर सिंक को दे देंगे और सिंक वो वाटर निकालकर वापस जाइलम को दे देगा, ठीक। तो जाइलम से ही आया हुआ पानी वापस जाइलम में चला जाता है ट्रांसलोकेशन के टाइम पे। बाकी फ्लोएम का काम है फूड को मूव करना सोर्स से सिंक तक, ठीक। अब जब ऐसे मौसम आ जाए, एक्सट्रीम कंडीशन जैसे मौसम, तो वहां पे सिंक विल बिकम द सोर्स एंड सोर्स विल बिकम द सिंक। तो अब मूवमेंट जो है नीचे से ऊपर हो जाएगा, यानी फ्लोएम में मूवमेंट जो है वो बाई डायरेक्शनल है, ठीक है, दोनों रास्ते होगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो चलिए आगे बढ़ा जाए। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आपको आया कि नहीं आया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विथ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स? बताइए, फ्लोएम, जाइलम, एपिडर्मिस, कैम्बियम। कैम्बियम तो सेकेंडरी ग्रोथ का एक स्ट्रक्चर है, एपिडर्मिस तो आउटर कवरिंग है। फ्लोएम ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड कर रहा है, तो क्या आंसर हो गया? जाइलम। ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स प्राइमरीली टेक्स प्लेस थ्रू, ये क्या सवाल है भाई बच्चों जैसे, है कि नहीं? आपको लग रहा होगा क्योंकि आपने पढ़ लिया है ना भाई फ्लोएम। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे क्या है? डैश हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। कौन है ये? जाइलम। कौन है ये? जाइलम। डैश एंड डैश सेल्स आर इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसलोकेशन। कौन सी सेल्स? सीव ट्यूब सेल्स जो बेसिकली ट्रांसपोर्ट कर रही हैं, एंड दूसरी जो इनको एनर्जी वगैरह दे रही है कंपेनियन सेल। कौन हो गई? कंपेनियन सेल, ठीक है। चलिए और देखा जाए। रेफर टू द फॉलोइंग फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन सेल
Y एंड सेल Z, देखिए सेल Y और सेल Z, तो ये आपको यहाँ पे प्लेट्स दिख रही हैं, तो इसका मतलब सेल Z क्या है, सीव ट्यूब सेल। और सेल Y के पास आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये कौन सी सेल हो गई, कंपेनियन सेल। कौन सी सेल हो गई, कंपेनियन सेल। नाउ Y प्रोवाइड्स द कार्बोहाइड्रेट दैट आर ट्रांसपोर्टेड बाय Z। अच्छा, Y ट्रांसपोर्ट सोर्स वाइल Z ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल, ऐसा नहीं है। Y हेल्प्स टू फिल्टर जो है द लिक्विड ट्रांसपोर्टेड टू Z by to facilitate translocation. Y contains ribosomes that synthesize proteins required by Z। ठीक है, तो क्या है, ये रिलेशनशिप सही है क्योंकि Y के पास वो सारा मटेरियल है जो Z को चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्लियर। एसिड बेटा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन के लिए रेडी रहिए। अब आइए अगला केस बेस्ड एक क्वेश्चन देखा जाए। A is the evaporative loss of water by plants, that is transpiration. Transpiration is the evaporative loss. ठीक है, ट्रांसपिरेशन। अच्छा, ट्रांसपिरेशन को स्टडी करना है, अगर एक्सपेरिमेंट है, इफ यू वांट टू स्टडी ट्रांसपिरेशन, तो यू विल यूज कोबाल्ट क्लोराइड पेपर। ठीक है, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर आप यूज करेंगे। ठीक है, जब आप लीफ के सरफेस पे लगाएंगे तो इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे लीफ पे क्लिप कर दिया आपने कोबाल्ट क्लोराइड पेपर, अगर लीफ ने वाटर वेपर लॉस किया तो इस पेपर पे आके वो वाटर वेपर कंडेंस हो जाएगा क्योंकि लीफ से लगा हुआ है, इट विल चेंज इट्स कलर। तो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर इज यूज्ड टू स्टडी ट्रांसपिरेशन इन द एक्सपेरिमेंट। ये ऐसा एक्स्ट्रा है। Now A is the evaporative loss of water by plants. Most of the water is lost by aerial parts of the plant in the form of water vapor. It occurs mainly through the pores called B in the leaves. कौन से pores? Stomata. कौन से pores? Stomata. Now besides the loss of water vapor, pores B also help in exchange of oxygen and carbon dioxide in the leaf. Normally stomata remains open in the day and closes at the night. ये हमने पिछले अपने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि टर्जिडिटी या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द ए, क्या फैक्टर जो है वो ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट कर रहा है। देखिए, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, वैक्सी कोटिंग ऑन द लीफ होगी तो ट्रांसपिरेशन कम होगा, विंड स्पीड ज्यादा होगा, हवा तेज तेज चलेगी तो वेपर फटाफट उड़ के जाएंगे और ट्रांसपिरेशन होगा। तो all of these factors are responsible for the process of transpiration. ठीक है, अब देखिए, the process A is helpful in movement of water and minerals from roots to the tip of the plant. Okay, identify A, क्या क्या है, ट्रांसलोकेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस। क्या होगा, ट्रांसपिरेशन। भाई ट्रांसपिरेशनल पुल हो रहा है कि नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर बी, इट इज गार्डेड बाय अ स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड गार्ड सेल, बिल्कुल सही है। दे आर अबंडेंट ऑन द सर्फेस ऑफ स्टेम, लीफ एंड रूट, नहीं, रूट में स्टोमेटा नहीं होता। दे आर इन्वॉल्व इन ट्रांसपिरेशन ओनली, नहीं, ये पैसेज में देखिए लिखा भी हुआ है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में भी इन्वॉल्व है। इनर वॉल ऑफ द गार्ड सेल इज थिन एंड वेरी इलास्टिक, नहीं, आप अगर याद करें ऑटोट्रॉफिक में मैंने बताया था इनर वॉल थिक है, आउटर वॉल थिन है, तो ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए। ठीक है, अब देखिए आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ ए, यानी ट्रांसपिरेशन, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल इन प्लांट्स, prevents loss of water, maintains shape and structure of plant by keeping the cell flaccid, supplies mineral for photosynthesis। नहीं, सारा आंसर जो है वो पहले ही पॉइंट में दिया हुआ है कि हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन द प्लांट। नाउ रेफर टू द ग्राफ गिवन रिगार्डिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन रेट एंड आइडेंटिफाई पी। ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ेगा जब जो है, नहीं सॉरी, पी जब बढ़ेगा तो ट्रांसपिरेशन रेट कम होगा, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो देखिए एयर मूवमेंट जो है ये ट्रांसपिरेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। भाई हवा चलेगी तो वेपर फटाफट उड़ेंगे ना, तो और ट्रांसपिरेशन होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हायर टेम्परेचर मोर सनलाइट मोर ट्रांसपिरेशन। लाइट भी, भाई ज़्यादा लाइट पड़ी इसका मतलब ज़्यादा सनलाइट है। और ह्यूमिडिटी, भाई देखो ह्यूमिडिटी अगर है
तो ह्यूमिड समय में क्या होता है, सारा वेपर वहीं रहता है, एयर तो ब्लो नहीं करती क्योंकि एयर ऑलरेडी हैवी है, तो और वेपर जो है वो रिमूव नहीं हो पाएंगे। तो ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपिरेशन। तो ग्राफ के हिसाब से आंसर क्या हो गया, डी। यानी ट्रांसपिरेशन की रेट आप देखिए, जब ट्रांसपिरेशन की रेट हम जो है फॉल कर रही है जब पी की वैल्यू बढ़ रही है, यानी दोनों जो है आपस में क्या है, इनवर्सली रिलेटेड। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कंडक्शन इन प्लांट्स कैसे और किसमें, दो कंडक्टिंग वेसल्स हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम में हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, जिसमें दो प्रोसेसेस पढ़े, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप में हमने फिजिकल फोर्सेस पढ़े, रूट प्रेशर, कैपिलरी एक्शन, ट्रांसपिरेशनल पुल, और फिर हमने पढ़ा ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन द फ्लोएम, जिसमें हमने मास फ्लो हाइपोथेसिस का थोड़ा सा बस जो है नाम लिया था, और बाकी सोर्स, सिंक वगैरह और कुछ क्वेश्चंस करे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, एनसीईआरटी जरूर रीड करते रहिए, क्योंकि सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जो टेक्स्ट बुक है वो एनसीईआरटी ही है। रेफरेंस बुक्स, एडिशनल बुक्स सिर्फ क्वेश्चन लगाने के लिए रखिए, टेक्स्ट जो है वो एनसीईआरटी का ही रीड करिए, उसी को समझिए, उसी से आप जो है क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जामिनेशंस में। ठीक है, तो इसके बाद वाले पार्ट में हम आपके लिए लेकर आएंगे, जो पार्ट 6 होगा उसमें लेकर आएंगे एक्सक्रीशन का प्रोसेस, जो कि लाइफ प्रोसेसेस के चैप्टर में लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो तब तक देखते रहिए हमारे चैनल और वीडियोस को, जो आपको टॉपिक्स इसमें जैसे मैंने डिस्कस किया ट्रांसपिरेशन, ये हमारे प्रीवियस वीडियो में भी है, तो वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।